मुझे लगता है कि जैसे भगवती प्रकाश जी ने कहा कि कोविड के बाद में जो वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट साइकिल को कैसे करें। और उसके पहले आदरणीय रत्नू जी ने रोजगार की बात की कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या भारत में शुरू से चली आ रही है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ पे लगभग 57% जनसंख्या एम्प्लॉयड है और उसकी जो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, यह वाली समस्या। और वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, यह भी समस्या कंटिन्यूअसली चली आ रही है, यह सबके ध्यान में है। इनको टैकल करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यह सारी बातें हमें ध्यान में आनी चाहिए। सरकार क्या सोचती है, प्रधानमंत्री जी किस विषय को सोचते हैं, कितना उस बात के लिए क्या उन्होंने रोड मैप बनाया, ये हमें समाधान के रूप में पता चलेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और अपने संघ परिवार, विचार परिवार से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय दीनदयाल जी ने बहुत पहले इस बात को हम लोगों के सामने एक रोड मैप की तरह भी रखा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, ये उनका बहुत बड़ा, बहुत पहले नारा था कि कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का सब लोगों का उत्थान हो और रोजगार सबको मिले। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि देश में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ तो हुआ था, ग्रोथ पहले भी हुआ था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था वह बहुत अनइवन था। और 2016 में दो चीजें हमने उस चुनौती के रूप में और उसके लिए सामने रखी थी। एक तो ये 2016 में ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट भी आई थी जिसने कहा था कि भारत में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत बड़ा तबका है जो उस वेल्थ से पूरी तरह वंचित है। और एक रिपोर्ट भी थी कि 97% हमारी पॉपुलेशन जो है उसकी जो नेटवर्थ है वो 10,000। कि तीन चुनौतियां तो सामने हम सबके आई। कोविड के बाद रीस्टार्ट ऑफ इकोनॉमी आया, एम्प्लॉयमेंट की बात थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी बात थी। तो 2016 में दो चीजें बहुत बड़ी सामने आई थी, वह थी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मिसिंग लिंक। अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ना है। इस बात को हम लोगों ने बहुत ध्यान में रख के आगे इकोनॉमिक रोड मैप को सामने लाए थे। एक और चुनौती हम सबके सामने आज की डेट में आती है जो ध्यान में रखना और जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है, वह है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना। ये मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट का और इशू का चैलेंज हमारे सामने है। क्या भारत को प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है इंडिविजुअल, या ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करना है? यह बात हमारे ध्यान में लाना और इसके ऊपर चर्चा करके इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास के हिसाब से देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब देखें तो वो पीरियड हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की है जब हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ओपन किया। और अगर हम पुराने इतिहास को भी हम देखें, कई लोग चर्चा करते हैं कि जब लगभग 3000 साल तक भारत पूरी एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में विश्व में स्थापित रहा और हमने ग्लोबल ट्रेड का लगभग 27% का ग्लोबल ट्रेड को हम कंट्रोल करते थे। तो जो अगर भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में अपने आप को विश्व को स्थापित करना है, और चाइना को हम बहुत बार इम्यूलेट करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती इस तरह प्रदान की कि उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बनाया। मेजर एमएनसीज वगैरह कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वह चाइना में स्टैब्लिश किया। तो मुझे लगता है यह सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रख के आगे चर्चा के रूप में चर्चा करना है कि हमें ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करना है। तब उसके लिए हम अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं ग्लोबली, जो कि भारत का ट्रू पोटेंशियल है
उसको हमें अचीव करने के लिए। और आज की डेट में अगर हम स्थिति देखें तो हम ग्लोबल ट्रेड का मात्र 2% ही वो करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में अगर हम वर्तमान में देखें, जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और जो मैंने 2016 की बात की उसके साथ, और जो वर्तमान का जो चैलेंज है कोविड के साथ जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, उसको तीनों को अगर मिला के हम देखें तो प्रधानमंत्री ने कल भी स्पष्ट ग्लोबल कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी को एक संदेश दिया था कि भारत आपको इनवाइट करता है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भारत में एस्टेब्लिश करें। तो उसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो अंडरस्टैंडिंग है वह एक तरीके से, जब उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी कहे हैं, 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान कहे हैं, उसमें उन्होंने इस बात का स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एक मेजर उसका पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबली भारत की इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना। दूसरा उसका पिलर जो उन्होंने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। तीसरा उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड। ये 5 पिलर्स आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रधानमंत्री ने कहे हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो आती है, जो आदरणीय भगवती प्रकाश जी ने कहा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मजबूत करना है, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। उसके लिए हमारे यहाँ पे हमने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। हमारे यहाँ पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को वो मीट करने में काफी ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका फोकस उस चैलेंजेस को, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था। उसमें हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ बहुत हाई है, तो हमने कंटिन्यूअसली प्रयास किया पिछले 5-6 साल में कि सिस्टमैटिकली, जो पहले आरबीआई का बहुत इन्फ्लेशन टारगेटिंग होने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई रखने की जो पॉलिसी थी, उसको करेंटली हम लोगों ने उससे फोकस चेंज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी और लो कॉस्ट फंड इन्फ्यूजन का प्रयास किया है, पहली बात। दूसरी जो चैलेंज हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस पे हमारी सरकार वर्तमान में काम कर रही है समाधान के रूप में, वह है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन के बगैर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ नहीं कर सकता, कोई डेवलप नहीं कर सकता, और उसके लिए चाहे रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और एयरवेज है, शिप है, पोर्ट्स है, इन सारे को भी बहुत जरूरी से डेवलप करना है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी इकोनॉमी में रिड्यूस करना है, एफिशिएंट करना। आज की डेट में एक फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, वह 14% का जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबली ये जो कंट्रीब्यूशन है वो 9 से 10% का है। इसका मतलब लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री आज हमारे यहाँ वर्ल्ड कंपटीशन में 40% हाई है। तो अगर आप देखेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नितिन गडकरी जी के जो एफर्ट्स हैं, प्रधानमंत्री के सागरमाला, पोर्ट्स डेवलपमेंट, एयरवेज, तो इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का बहुत बड़ा प्रयास हमारा रहा है। और उससे 2 फायदे होते हैं, 2 फायदे के रूप में हम काम कर रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड की कमी हमारे इकोनॉमी में फेस हो रही थी, उसमें भी मतलब उसमें भी इन्फ्यूजन होता है फंड, और एक ईज ऑफ लिविंग में आसानी होती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होता है, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। तो हमारा 2022 तक एक टारगेट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम रिड्यूस करके जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 14% से 10% पे ले आएंगे, और नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी भी लेके आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आत्मनिर्भर भारत को एक तो हमें कोविड से केवल जोड़ नहीं देखना चाहिए, या
हमारी सरकार का 2016 और 2014 से लेके इनिशिएटिव था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपने देश को मजबूत करना है, उसमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूती से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेगा और इसलिए एमएसएमई सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। लैंड कॉस्ट को हमने रिड्यूस करने का प्रयास किया था शुरू में, पूरा उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अमेंडमेंट इन लेस्ट लैंड कॉस्ट बिल को हम लेके आए थे, लेकिन आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री से हम पूछते हैं तो वो कहता है कि 50 से 60% कॉस्ट तो लैंड की होती है, जैसे ग्लोबली 30% कॉस्ट आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड की। तो इतनी हाई कॉस्ट से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता, तो लैंड कॉस्ट को रिडक्शन करना। तो इसलिए जो ब्लैक मनी जनरेशन पूरा था जो रियल एस्टेट में, जिसने एक ब्लैक मनी के कारण लैंड में, रियल एस्टेट में बबल क्रिएट कर दिया था, उसको एक पॉलिसी के तहत बिल्कुल पंक्चर करके सॉफ्ट लैंडिंग की तरह लैंड कॉस्ट को हम लोगों ने कम करने का प्रयास किया। तो आत्मनिर्भर भारत का पूरा कंसेप्ट ये था कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत प्रोवाइड करनी है और उसको उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, ताकि हम ग्लोबली सप्लाई चेन से रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन में स्टैब्लिश हो सके। और बिना इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कई इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम वगैरह में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, बाहर भी मैं काफी गया हूं, उसमें आज कोई भी कंट्री एक अकेले कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है। वह कोई मोबाइल को देख लें, कोई स्क्रीन बना रहा है, कोई कवर बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, कोई इसके एसेसरीज बना रहा है, कहीं असेंबल हो रहा है और कहीं कंट्री में बिक रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और वह हम ध्यान में रख के आगे चल रहे हैं। अब कोविड की क्राइसिस आई। कोविड की क्राइसिस ने हमें एक अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान कर दिया देश को, और उसको हम लोगों ने कहा कि रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी के रूप में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था ग्लोबली, वहां की बहुत सारी कंपनीज को लगा कि अगर हम एक ही कंपनी में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रखेंगे तो हमारे लिए रिस्की ऑफ प्रोपोजिशन है और हमें ऑल्टरनेटिव लेवल पे भी चीजों को ले जाना चाहिए, तो दूसरी जगह भी सेटअप करना चाहिए। तो भारत ने एक अच्छा ऑप्शन उन्हें लगता है, तो उस रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी के लिए भी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, कई कंपनीज भारत में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ चीजों के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए, और उस हैंड होल्डिंग में ज्यादा बड़ा रोल लैंड, लेबर और लोकल परमिशंस वगैरह के लिए जो आवश्यकता होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों ने इससे लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया। प्रधानमंत्री का भी पुश है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को क्लस्टर ऑफ लैंड डेवलपमेंट करके आइडेंटिफाई करने हैं, जो क्लस्टर्स छोटे छोटे प्रोडक्ट के, एमएसएमई सेक्टर के हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए काम करना है। तो उसमें इनिशिएटिव लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यूपी ने लिया और भी कुछ प्रदेशों ने लिया है, तो वहां पे भी ये रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी में भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। समाधान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह काम में आ सकता है। एक जब ये गलवान का क्राइसिस आया, रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी तो कोविड के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन गलवान का जो एग्रेशन जो आया चाइनीज का, उसके बाद हम कुछ लोग जो चाइना के इंपोर्ट्स वगैरह को काफी बैन किए। और आत्मनिर्भर भारत में एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो डिसएंगेजमेंट विद चाइना है वह यहाँ से नहीं शुरू हुआ, ना कोविड से शुरू हुआ, ना गलवान एग्रेशन से शुरू हुआ। वह हम 2019 में जब आरसेप से हम एग्जिट किए, हमने देखा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वह हमने एफटीए साइन कर लिया 2010 में, तो आसियान कंट्रीज से बहुत सारी चीजें डंप हो रही थी, भारत में इंपोर्ट हो रही थी जीरो ड्यूटी से, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म चाहिए। जब तक कि हम उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड कर सकते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो तब तक हमें उसे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो हमने एफटीए को आसियान कंट्रीज से रीवर्क कर दिया, उसमें जीरो ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के कारण जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। चाइना का बहुत सारा प्रेशर था कि हम आरसेप 15 कंट्रीज मिलके
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, उसको प्रधानमंत्री ने रोक दिया। इस बार बजट में लगभग 56 आइटम्स में 8 कैटेगरीज में इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ा दी, और उसका एक कारण भी है कि चाइना ने जो बहुत बड़ा हमारे साथ इंपोर्ट होता है, उसमें हमारे लिए एक अच्छा बात है कि ज्यादातर आइटम्स ऐसे हैं जैसे टॉयज है, इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आयरन एंड स्टील है, स्पोर्ट्स गुड्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ऐसे आइटम है जो नॉन मेरिट गुड्स हैं, बहुत असेंशियल आइटम नहीं है और इनके लिए बहुत टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है, ये भारत में भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज में इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा था, जिसके कारण धीरे धीरे हमने यह मार्केट चाइना को वो कंसीड कर दिया ये स्पेस, तो उसको हम वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी के रूप सरकार काम करती है, और आज अगर आप पेपर में देखेंगे तो सरकार ने ये अनाउंस किया है नॉन टैरिफ बैरियर्स, लगभग 135 आइटम्स में नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 pronged स्ट्रेटेजी है, एक तो प्रोटेक्शनिज्म, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करना है, लेकिन साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि अगर आपको ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट करना है तो प्रोटेक्शनिज्म को बहुत लंबी दूरी पे नहीं ले जा सकते, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओपन करके उनको एफिशिएंट बना के हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो ये 2 pronged स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए रिजल्ट भी आ रहा है। रिस्क डाइवर्जन स्ट्रेटेजी में भी आज देखेंगे तो एप्पल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर अपना चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए $5 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है। तो यह 2-3 pronged स्ट्रेटेजी भारत सरकार कर रही है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ग्लोबली इंटीग्रेट करने के रास्ते पे चलें, और साथ में आने वाले समय में जो न्यू एरियाज हमारे डेवलपमेंट के लिए, जिसको कि हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज वाले सेक्टर्स है, उन एरियाज को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। उसमें मेनली जिसमें जीडीपी कंट्रीब्यूशन हम लोग आने वाले समय में भारत के अर्थव्यवस्था में उन सेक्टर्स का बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें एम्पल स्कोप भी है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम कर रहे हैं, रूरल हाउसिंग की बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में कई तरह के बेनिफिट्स आत्मनिर्भर भारत और उस अभियान के तहत दिए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे एफपीओ है, एग्रीगेटर है, एपीएमसी रिफॉर्म्स है, लिक्विडिटी पुश की बात कर रहे हैं, और इस तरह के कई सारी चीजें सरकार डिसीजन लेती है। प्रधानमंत्री जी इस बात पे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कभी भी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के रूप में जो भी बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग ले रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इस मानसिकता, इस विजन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर अर्थव्यवस्था को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसके प्रति भी पूरी तरह से जो भी बोल्ड डिसीजन लेने वह लेते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी या उसको देखें तो हम मार्केट इकोनॉमी पे विश्वास रखते हैं, राइट टू सेंटर इकोनॉमिक इश्यूज पे विश्वास करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो वह ग्रोथ जो स्टिमुलेट होती है उसके लिए मैकेनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, सोशल बेनिफिट मैकेनिज्म, इन सारे इकोसिस्टम को भी डेवलप करने का केंद्र सरकार ने 5 साल में बहुत प्रयास किया है, चाहे वो जनधन अकाउंट के थ्रू हो, टारगेटेड डिलीवरी के रूप में हो। तो जो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लोअर स्टेटा तक पहुंचे, उस तरह का भी पूरा प्रयास केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके किया है। और बोल्ड डिसीजंस के रूप में जैसे मैं कह रहा हूं कि कोल ब्लॉक को, हमारे यहाँ कोल हम इतना इंपोर्ट करते हैं जबकि कोल ब्लॉक हमारे यहाँ इतने ज्यादा अवेलेबल है, तो उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोला है। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत सारे डाउन द लाइन पीएसयूज में ऐसी चीजें इन्फ्रिंज कर गई हैं जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी के लिए बहुत यूजफुल नहीं है, उनको डिसइन्वेस्टमेंट की बात है। रेलवेज में इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन की बात है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया है। तो इन सारी चीजों को डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं। और जो एक बात है, जो फिस्कल स्टिमुलस की जो बात हुई, आर्थिक पैकेज की बात हुई, तो आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक जो पोस्ट कोविड रिस्पॉन्स है,
गरीब कल्याण योजनाओं के तहत, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के तहत गरीब के लिए और जरूरतमंदों के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की जो स्कीम है, उसके तहत 1,72,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है। और इकोनॉमिक पैकेज, इन सबको अलग तरीके से देख के हमें समझना चाहिए। फिस्कल स्टिमुलस और आर्थिक पैकेज के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसको बहुत डिटेल से हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है वित्त मंत्री जी के साथ भी बैठ के, कि जो अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ शॉर्ट ऑफ कैपिटल है, और हम जानते हैं कि केवल डेट से, जो शॉर्ट ऑफ कैपिटल है हमारे देश में, वो केवल डेट यानी बोरोइंग से और डेट प्रोविजन से सब वो इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे पास इक्विटी की भी, कैपिटल की बहुत शॉर्टेज चाहिए, और उस तरह के प्रोविजंस चाहिए। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फंड ऑफ फंड 1.5 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने बनाया है और चीजें की हैं। लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट हाउस को जो रिसोर्स जनरेशन और रिक्वायरमेंट है, उसका बेस्ट एलोकेशन यही लगा कि जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई का लगभग 9.5 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषणा किया। और एमएसएमई वगैरह जो एनबीएफसी और एमएसएमई है, उनकी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी के साथ रिस्क कौन लेगा, उसको रिस्की सेक्टर मानते थे, तो उनका रिस्क जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह लेने को तैयार नहीं थे। तो उसका जो फेलियर का या बोरोइंग का जो रिस्क है, डेट का रिस्क है, केंद्र सरकार ने अपने ऊपर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के तहत लिया है। और लगभग 4.5 लाख करोड़ का जो एमएसएमई सेक्टर वगैरह के लिए फंड एलोकेट किया, उसमें मैक्सिमम रिस्क केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और जो सरकार के पास लिक्विड फंड है, उसमें यह बात हम लोग मान रहे हैं आज के समय में कि जितना भी लिक्विड फंड है जो हमें जनरेट करना है, वह जो जिसमें वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा है, जहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है, जहां पे पैसे की ज्यादा आवश्यकता, यानी रूरल एरियाज में, या जो गरीब लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो रेडी वाले हैं, डेली वेजर्स हैं, उन लोगों तक सीधा पैसा पहुंचे, तो वह ज्यादा इकोनॉमी में बेनिफिट जनरेट कर सकता है। तो उन लोगों तक पैसा सीधा पहुंचाने का प्रयास किया है। लार्ज कॉर्पोरेट हाउस को क्रेडिट अवेलेबिलिटी के थ्रू पैसा प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। और मीडियम और मिडिल इनकम जो ग्रुप है, जिनके लिए, उनके लिए मान के अभी वर्तमान में सरकार सोचती है कि उनके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल जितना फास्ट होगा, उसके थ्रू ही वो उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जो रिसोर्स एलोकेशन है, उसका बेनिफिशियल एलोकेशन जो है, वह रूरल एरियाज में और गरीब लोगों के पास ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री जो अभी जो रोजगार योजना है, उनके तहत उन लोगों तक, और मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 50,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। और जो राशन देने की बात है, उसमें 1.5 लाख करोड़ का नवंबर तक का प्रोविजन केंद्र सरकार ने किया है। तो लगभग ऐसा 20-21 लाख करोड़ का वेरियस उसमें पैकेज के रूप में, स्टिमुलस पैकेज के लिए सरकार ने प्रोवाइड किया है। और इस स्टिमुलस पैकेज को भी ग्लोबली, चाहे हमने जापान का, यूएसए का, उसको कंपैरेटिवली समझ के देखा है, तो उसमें भी तीनों कंपोनेंट होते हैं। डायरेक्ट फिस्कल स्टिमुलस, जिसमें लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन द सेक्टर्स वेयर इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इज डन, and the credit is also a part of the thing, and other kind of equity infusion is also part of this, and reform is also a part of this. So आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस सारी चीजों को लेके चलना है। बट ये कोविड से और चाइना के डिसएंगेजमेंट के साथ इसको लिमिटेड रूप से अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं रियल इश्यू से डाइवर्ट हो जाएंगे। और इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है कि ये लार्जर परसेप्शन है, जो केवल प्रोटेक्शनिज्म को शॉर्ट टर्म तो हम मेजर लेके चलेंगे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत हम लोग इंप्रूव करके उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करके, टिल दैट टाइम आवर इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बिकम्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव,
तो we will go for protectionism, but we have to at a point of time integrate our economy to global and regional supply chain to establish and make India a global superpower.